एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए वह कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वे 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह तथा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण से जैसे अलंकरणों से उन्हें नवाजा गया।
निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 30 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉचिंग सेंटर थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत सत नमन। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। काउंस में कलाबाजिया, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र, का। विद्यार्थी मित्रों, आ काउंस में जे शब्द है ते शब्द प्रमाणे अर्थपूर्ण वाक्य बनावानुं। उदाहरण भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उत्तर 1, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। नंबर 2, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। नंबर 3, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, किताब, नदी, नारी, माली। उत्तर 1, लड़का, उसका बहुवचन होगा लड़के। वाक्य प्रयोग, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। नंबर 2, किताब, उसका बहुवचन होगा किताबें और वाक्य प्रयोग, मैंने 2 किताबें खरीदी। नंबर 3, नदी, उसका बहुवचन होगा नदियाँ। वाक्य में प्रयोग, नदियाँ हमें पानी देती है। नंबर 4, नारी, उसका बहुवचन होगा नारियाँ और वाक्य प्रयोग, नारियाँ मधुर गीत गा रही है। नंबर 5, माली, उसका बहुवचन माली। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे परिच्छेद का आपको मातृभाषा में એટલે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद करवानुं छे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से
अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। હવે આનું અનુવાદ કરવાનું છે। જુઓ, તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद विद्यार्थी मित्रों अब हम देखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वह उसे पढ़िए। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। अ, राम ने कहा, राम अच्छा लड़का है। राम ने कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ। ब, सैनिक बोले, सैनिक लड़ेंगे। सैनिक बोले, हम लड़ेंगे। क, आरती ने आशीष से पूछा, आशीष कहाँ जा रहे हो? आरती ने आशीष से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने अ, ब, क उसमें वाक्य देखे। विभाग अ के पहले वाक्य में वक्ता राम ने अपने लिए अपने नाम का प्रयोग किया है। इस वाक्य में राम संज्ञा का दूसरे वाक्य में आना खटकता है। दूसरे वाक्य में वक्ता राम ने अपने नाम के बदले मैं शब्दों का प्रयोग किया है। यह अच्छा लगता है। विभाग ब के पहले वाक्य में सैनिक अपने लिए सैनिक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। यह उचित नहीं लगता। दूसरे वाक्य में सैनिक संज्ञा के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह अच्छा लगता है। विभाग क के पहले वाक्य में रेखांकित संज्ञा आशीष के बदले दूसरे वाक्य में मैं तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ रेखांकित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्द मैं, हम और तुम सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6, संबंधवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए सर्वनाम का पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य भेद। 1, उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, हम भोजन कर रहे हैं। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम जयपुर कब जाओगे? नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य यानी कि तीसरे के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बाजार जा रहा है, उसने घर का सारा काम कर लिया। सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की ओर
निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये घोड़ा है, वह अजय है, वह अंग्रेजी की किताब है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गाड़ी में कोई बैठा है, सड़क पर कुछ गिरा हुआ है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा। जिसमें दो अलग अलग वाक्यों से किसी चीज का संबंध दर्शाया जाए या किसी चीज का आपस में दिखाया जाए तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध करते हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, गाड़ी में कौन बैठा है। नंबर 6, नीचवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ नीचवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह अपने आप जाएगा, दूसरा वह अपना काम स्वयं करता है।